नमस्कार दोस्तों, सिविल क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारे पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि हमारे द्वारा इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स सीरीज व हमारे द्वारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम में निःशुल्क रूप से संचालित किए जा रहे मिनी टेस्ट सीरीज का आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन सीरीज़ का संचालन इस ग्रुप में किया जाएगा। उसी कड़ी के तहत आपको 31 मई का करंट नोट्स अवेलेबल कराया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे द्वारा आगामी लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मेगा टेस्ट प्रोग्राम का भी संचालन किया जा रहा है। मेगा टेस्ट प्रोग्राम से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक पर जाकर हमसे जुड़िए व वहाँ पर जाके मेगा टेस्ट प्रोग्राम से संबंधित जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में हम आगे बढ़ते हैं 31 मई की। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है न्यूनतम समर्थन मूल्य सूची में 23 लघु वन उपज शामिल किए गए हैं। टोटल 23 लघु वन उपज। तो 29 मई को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के 23 अतिरिक्त लघु वन उपज को सूची में शामिल किया गया है। साथ ही 50 वस्तुओं के लिए मौजूदा वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम कर दिया गया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में 16% से 66% तक की वृद्धि हुई है। गिलोय जैसे कुछ मामलों में वृद्धि 190% तक है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लघु वन उपज होते क्या हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 वन उपज को परिभाषित करता है। हालांकि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को 2007 में ही परिभाषित किया गया था। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में ब्रशवुड, बांस, कैन, कोकून, टसर, कंद आदि शामिल हैं। वन अधिकार अधिनियम को 2007 में लागू किया गया था। यह अधिनियम आजीविका, खेती प्रबंधन और पुनर्जीवित करने का अधिकार देता है। दोस्तों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम हमारे देश में कब लागू किया गया था। कमेंट बॉक्स में आप ये हमको बताएंगे। इसमें तीसरा बिंदु है वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लगभग 100 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। यह डाटा राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम समिति द्वारा एकत्र किया गया था। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लघु वन उपजों का नियमन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आदिवासी इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, आज जैसा कि 31 मई है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। WHO द्वारा 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की पहल को अपनाया गया था। यह दिवस तंबाकू के कारण होने वाली 8 मिलियन से अधिक मौतों पर अपना ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों, इस बार की थीम है युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ। दोस्तों, थीम और दिवस दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया व इसकी थीम थी युवाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग यूथ। दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है जल जीवन मिशन। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 2023-24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल का कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। राज्य में 45 लाख घर हैं, इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत जल का कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि ये लोग जानते हैं कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन आदि रसायनों के कारण छत्तीसगढ़ प्रदूषण और भूजल की कमी से जूझ रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने के लिए वापस लौटे प्रवासी कार्यबल का उपयोग करेगी। यह कार्य मनरेगा के तहत किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोग अपने अपने घरों की ओर वापस लौटे हैं, तो उनको वहीं पर उनका काम मिल जाए, इसके लिए हर राज्य सरकारें अलग अलग तरह की योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी के तहत छत्तीसगढ़ ने यह कोशिश की है कि जल जीवन मिशन से जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं उनको यहाँ पर काम दिया जाए और मनरेगा के तहत उनको आमदनी दी जाए, उनकी जीविका का पालन हो सके, जिनको अपनी जीविका चला सके। दोस्तों, जल जीवन मिशन के जान लेते हैं। जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता का पेयजल उपलब्ध कराना। इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। ये 74 वर्ष की आयु में थे और ये भारतीय प्रशासनिक अधिकारी से ये राजनेता बने थे और इन्होंने रायपुर के कलेक्टर के रूप में भी काम किया था। और इनका जन्म 19 अप्रैल 1946 को हुआ था। पहले ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और इससे पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहे थे।
इससे पहले बाद में वो जनता कांग्रेस पार्टी से जुड़े और उसके पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में एक तथ्य यह भी है कि 1986 से 98 के बीच 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और वर्ष 2000 से 2003 के दौरान वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे और 2004 से 2008 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सेना के कमांडरों का सम्मेलन हुआ। यह इवेंट 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मौजूदा और विकासशील सुरक्षा चुनौतियों पर इस पर चर्चा की गई और इस सम्मेलन में मानव संसाधन प्रबंधन मुद्दे और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के विलय पर भी चर्चा हुई। भारतीय सेना को स्वतंत्रता के बाद अपनी वर्तमान संरचना मिली। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, यानी कि हमारी भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। सेना को 7 कमांडों में बांटा गया है। 7 कमांड में पहली कमांड है पूर्वी कमान, फिर उत्तरी कमान, मध्य कमान, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान, दक्षिण पश्चिमी कमान और प्रशिक्षण कमान। मध्य प्रदेश ने लॉन्च की रोजगार सेतु योजना। जैसा कि अभी आपको दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, कोविड-19 कारण हुए लॉकडाउन से कई राज्य अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए, जो लौट के श्रमिक आए हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं। तो इन सारी योजनाओं को आप एक जगह पेज पर लिख कर उसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये योजनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो उसी कड़ी के तहत मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है रोजगार सेतु योजना। ये प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी। रोजगार सेतु योजना उन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी जो अपने घरों में लौट आए हैं। इस योजना के तहत राज्य की जनसंख्या का एक पूर्ण सर्वेक्षण किया जाएगा। इस योजना के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना को लागू करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में पंचायती राज दिवस के दौरान स्वामित्व योजना लॉन्च की थी। तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं स्वामित्व योजना क्या है। स्वामित्व योजना उस ग्रामीण भूमि को मैप करने के लिए शुरू की गई है जो आबाद है। ड्रोन के द्वारा उनकी मैपिंग की जाएगी। स्वामित्व का पूर्ण स्वरूप है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यह योजना एकीकृत सत्यापन समाधान प्रदान करेगी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रह में मदद करेगी। इस कार्यक्रम में वर्तमान में कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई रोजगार सेतु योजना के बारे में। अब हम अगले करंट की ओर बढ़ते हैं। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क। INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस मिसाइल पार्क का उद्देश्य INS कलिंग के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण P7 एमेटिस्ट है। यह एक एंटीशिप मिसाइल है जिसे पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है। यह मिसाइल पार्क मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकियों में रुचि रखने वालों के लिए एक प्रेरक क्षेत्र भी होगा। यह पार्क सौर ऊर्जा पर काम करेगा। INS कलिंग में 2 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र भी लगाया गया है। यह संयंत्र भारत सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन का एक हिस्सा है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित की जाएगी। उसी कड़ी में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। INS कलिंग एक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है। यह विशाखापट्टनम में स्थित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 की साझेदारी। विश्व के 7 सबसे धनी देशों के समूह के नेताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की स्थापना की है। दोस्तों जैसा कि इसमें यह कथन है कि अमेरिका शुरू में इस साझेदारी का हिस्सा नहीं था। हालांकि अब संयुक्त राष्ट्र में निगरानी और फेशियल रिकॉग्निशन पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आकार देने में चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए अमेरिका इस समूह में शामिल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक समूह काम करने की पहल फ्रांस और कनाडा द्वारा शुरू की गई है। अमेरिका ने शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर G7 साझेदारी पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन पर बहुत अधिक ध्यान देने से नवाचार में बाधा आएगी। अमेरिका के लिए साझेदारी में शामिल होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे कई तकनीकी कंपनियां हैं जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण राशि का योगदान करते हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सेट इन कंपनियों को बहुत प्रभावित करेगा, इसलिए अमेरिका के लिए साझेदारी में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों थोड़ा सा G7 के बारे में जान लेते हैं। G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान और जर्मनी का समूह है। यह IMF के अनुसार विश्व का सबसे एडवांस अर्थव्यवस्था है। दोस्तों G7 की स्थापना कब की गई थी
और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका अगला बिंदु ये है कि यह वैश्विक नेटवर्थ के 58% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। G7 देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 46% का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया और G7 की स्थापना कब की गई, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा हमारे जो संचालित किया जा रहा है मेगा टेस्ट प्रोग्राम, उससे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक उपलब्ध कराया गया जा रहा है, उससे लिंक से आप जुड़कर आप हमारे द्वारा संचालित किए जा रहे मेगा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे।